Hello everyone, welcome back to my channel. So now let us start with the essential elements of a valid contract. As we have already completed this portion before, and if you haven't revised it, then please do that before starting this video. Okay. So let us start with the essential elements of a valid contract. After completing this, we'll get back to this portion. Okay guys, now essential elements of a valid contract बताए किस सेक्शन में गए हैं, ठीक है। essential elements of valid contract बताए गए हैं सेक्शन नंबर 10 के अंदर। सेक्शन नंबर 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लेस डाउन करता है essential elements of a valid contract। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो उससे क्या क्या essential elements होने चाहिए पहले, ठीक है। तो देखो, accordingly all contracts are agreement but all agreements need not be contracts। हमने कल पढ़ा था इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या है, अग्रीमेंट वाइडर है, कॉन्ट्रैक्ट छोटा है। अग्रीमेंट में क्या क्या आता है, अग्रीमेंट में सोशल अग्रीमेंट्स भी आते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट में खाली कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सोशल अग्रीमेंट्स वगैरह कुछ नहीं आता। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब कि कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट के जो कि प्रेजेंट होने चाहिए। देखो, जिसमें से पहला क्या है, एन अग्रीमेंट। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, पहली एसेंशियल कंडीशन क्या है, देयर शुड बी एन अग्रीमेंट। बिना अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। हम लोग पढ़ी थी इक्वेशन यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट की, अग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो पहली एसेंशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, देयर शुड बी एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। अब देखो, an agreement is essential for a contract. Obviously, without an agreement, a contract cannot be made. Thus, agreement requires two parties, one making the offer, other accepting it. Agreement में क्या होता है, offer और proposal plus acceptance of that offer, ठीक है। तो वो ये इसमें बोल रहा है, an agreement requires two parties। पहले बात, दो पार्टी होनी चाहिए अग्रीमेंट करने के लिए। एक पार्टी खुद से अग्रीमेंट कभी भी नहीं कर सकती, ठीक है। Therefore, the agreement require two parties, one making the offer, other accepting it, ठीक है। दूसरी बात, the terms of an offer must be definite and certain। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई भी ऑफर दी है, उसको इस टर्म्स में प्रेजेंट करो कि जो सामने वाला बंदा है उसको समझ पाए, ठीक है। दे मस्ट बी स्टेटेड सो दैट अ रीजनेबल पर्सन इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट, ठीक है। मतलब कि दूसरा बंदा को समझ में आना चाहिए लिखा गया आपने ऑफर के अंदर, ठीक है। एन ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर आपने एक्सेप्टेंस दी है तो क्या होना चाहिए, उसके अंदर कोई फर्दर नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई नई टर्म ऐड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि दो पार्टीज ने, एक ने दी ऑफर, एक ने दी एक्सेप्टेंस, ठीक है। ऑफर क्या होनी चाहिए, एक ने दी ऑफर, बी ने दी एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या होनी चाहिए, ऑफर शुड बी डेफिनेट एंड सर्टेन, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जो उसने ऑफर दी थी वो समझने के लायक होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। A person of reasonable capability should understand that. And जो एक्सेप्टेंस दी बी ने, that should be absolute and unqualified। ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर तो दूंगा लेकिन आप मेरे पहले वो करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उसने दी ऑफर उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना ये एग्रीमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। ये एक्सेप्टेंस अकाउंट नहीं हो पाएगी। Similarly, offer and acceptance must be expressed or implied। आपको पता है कैसे होती है expressed और implied? express मतलब बोल के, implied मतलब कंडक्ट ऑफ द पार्टी से। कल मैंने दो एग्जाम्पल दिए थे इसके, एक तो रेलवे स्टेशन वाला दिया था और एक वो जो कार साफ करने वाला दिया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब आई गेस ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है उसके लिए एग्रीमेंट इज मैंडेटरी। After let's get back to this, ठीक है। On the other hand, all legal obligations are not contract. Only those legal obligations
कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट विच अराइज आउट ऑफ अग्रीमेंट, ठीक है। वो ही वाली लीगल ऑब्लिगेशन बन पाएगी कॉन्ट्रैक्ट जो भी आई है आउट ऑफ एन अग्रीमेंट। मतलब क्या हुआ, अगर आपको कोई भी अग्रीमेंट, अगर कोई से कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लीगल ऑब्लिगेशन प्लस अग्रीमेंट। अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है ना, उसमें वो बोल रहा है जो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो अग्रीमेंट होना इज मैंडेटरी। ये देखो, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, law of contract is the law of those legal obligation which have the source in agreement, ठीक है। देखो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है ना कि कुछ कुछ लीगल ऑब्लिगेशन आप पे ऐसे भी इम्पोज कर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट्स की तरफ से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द जजमेंट ऑफ कोर्ट्स, ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम सिविल wrongs, and obligation to maintain wife and children do not arise out of agreement, hence they do not constitute a contract। एग्जाम्पल देखते हैं, दो पार्टीज थी, ठीक है, ये था हस्बैंड, ये थी वाइफ, ठीक है। इन दोनों में क्या हुआ, कोई भी डिस्प्यूट हुआ, मतलब आपस में आके उनके ना कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने डाइवोर्स ले लिया, ठीक है। डाइवोर्स लेने के बाद गवर्नमेंट कोर्ट ने उसको एनफोर्स किया और कहा कि आप दोनों में से ना हस्बैंड को कोई अलाउंसेस पे करने पड़ेंगे मंथली बेसिस पे वाइफ, ठीक है। इसमें आपको ओके, सो गाइस अब इस केस में क्या हुआ था कि अगर हस्बैंड को कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है कि ही इज सपोज टू पे मंथली अलाउंसेस टू हिज वाइफ, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, ये जो था लीगली एनफोर्सेबिलिटी तो थी लेकिन अग्रीमेंट था ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमें चाहिए होती है अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी। लीगल एनफोर्सेबिलिटी तो थी लेकिन अग्रीमेंट तो था ही नहीं, दैट्स व्हाई इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहाँ बस यही मेंशन है, यूजर कैन जस्ट गिव इट अ क्विक रीड, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए लीगल रिलेशनशिप होनी मैंडेटरी है, ठीक है। विदाउट दिस अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी मेड। कॉन्ट्रैक्ट की जो है मेन कंडीशंस वो यही कहती हैं, अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी, ठीक है। When two parties want to enter into a contract, their intentions must be to create legal relations between themselves. Okay? ऐसे मैंने बताया था कि जो सोशल अग्रीमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, इंटेंशन टू क्रिएट नहीं होती लीगल रिलेशनशिप, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। यहाँ पे वो एग्जांपल है, एन अग्रीमेंट टू डाइन एट फ्रेंड्स प्लेस, टू अटेंड द सोशल और रिलीजियस फंक्शंस does not confer any right of action since it does not create any legal obligation, ठीक है। अब एक केस स्टडी है, कौन सी, देखो ऐसी होती है केस स्टडी, ठीक है। इसमें क्या दो पार्टीज इन्वॉल्व है, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, मिस्टर बाल्फोर who was serving as the government of Ceylon went to England with his wife on leave, ठीक है। After the expiry of the period of leave, Mr. Balfour had to go back to Ceylon, but his wife could not accompany him for medical reasons, ठीक है। देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, consequently he promised orally to pay an allowance of 30 per month until she rejoined him. Okay, the amount was not fixed as compensation for or in satisfaction of the obligation of the husband towards his wife to maintain her. On his failure the payment, the wife sued him for the recovery of the promised amount. See guys, पहली बात तो ये agreement था ही नहीं, so there is no point of getting it enforced in the court। ये क्या था, सिर्फ और सिर्फ arrangement थी between the two parties, ठीक है। And it is self-explanatory that parties never ever thought of getting into a legal relationship. Okay, generally speaking, social agreements जो होते हैं कभी भी वो इंटेंड नहीं करते लीगल रिलेशनशिप में आना, ठीक है। इसमें एग्जांपल है, केस स्टडी है, मैकग्रिगोर वर्सेस मैकग्रिगोर। इसमें क्या था कि बेसिकली एक अग्रीमेंट था हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। उन दोनों ने क्या किया, अपनी कंप्लेंट्स को विड्रॉ कर लिया है अंडर एन अग्रीमेंट बाय विच हस्बैंड प्रॉमिस्ड टू पे एन अलाउंसेस एंड वाइफ अग्रीड टू रिफ्रेन फ्रॉम प्लेजिंग हिज क्रेडिट। कुछ कंसिडरेशन थी हस्बैंड के अलाउंस देने के पीछे,
इसलिए ये जो था ये इन्फोर्स हो पाया था कॉन्ट्रैक्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में अजम्पशन माना जाता है, मतलब प्रिजम्पशन है, ये माना जाता है कि इंटेंशन ऑलरेडी प्रेजेंट है इवन इफ इट इज नॉट एक्सप्रेसली स्टेटेड। ठीक है, ये अजम्पशन ली जाती है। लेकिन अगर पार्टीज चाहती हैं कि हमें एंटर नहीं करना लीगल रिलेशनशिप के अंदर, तब वो इस क्लॉज को हटा भी सकती है अपनी मर्जी से। ठीक है, हाउएवर दिस क्लॉज कैन बी रेप्यूटेड मतलब हटा सकते हैं बाय द पार्टी asserting that no legal relationship was intended। Okay, now in this case study Rose and Frank Company versus J.R. Crompton and Rose Limited, इसमें क्या हुआ था, दोनों पार्टीज ने एक्सप्रेसली स्टेट कर दिया था कि वी डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। बाद में जाके दोनों पार्टी के बीच में कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तब ये बोला गया था कि बोथ द पार्टीज कैन नॉट एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो वाला क्लॉज जो था उन्होंने खुद से हटाया हुआ था। सी दिस अरेंजमेंट इसमें लिखा हुआ था इन्होंने कि दिस अरेंजमेंट इज नॉट एंटर्ड इनटू नॉर इज दिस मेमोरेंडम रिटन as a formal or legal document and shall not subject to legal jurisdiction in the law court. Okay, it was held that no intention to create legal relationship on the part of the parties to the agreement and thus there was no contract. Okay, thus whether the parties to an agreement intend to create legal relation or not is a question of the fact to be inferred from the circumstances of the case. पहले देखना पड़ेगा केस कैसा है, उसमें क्लॉज क्या है, पार्टीज की इंटेंशन क्या थी, सब देखने के बाद वी कंक्लूड कि वेदर उस केस के अंदर लीगल रिलेशनशिप था या नहीं था। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके गाइस, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसेंसस एंड इडियम। मैंने कल पहले बताया था कि कंसेंसस एंड इडियम का मतलब क्या होता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स, मतलब अग्रिंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जैसे कि कल मैंने एग्जांपल दिया था, मेरे पास टार्जन जो है नाम की कार भी है और डॉग भी है। ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ डॉग का, सामने वाला सोच रहा है कार का कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, दोनों की जो है ना मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो रहे थे, दोनों सोच रहे थे अलग अलग चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं हो पाएगा इस केस के अंदर। ओके, सी इन ऑर्डर दैट एन अग्रीमेंट मे बिकम एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब कि कोर्ट में जाके अगर हम उसको एनफोर्स कर पाएंगे, इम्पॉर्टेंट क्या है, द पार्टीज शुड बी एड इडियम दैट इज अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एग्जाम्पल देखो, ए के पास दो घर हैं, एक है ओल्ड दिल्ली में, एक है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ए सोच रहा है कि वो घर बेच रहा है ओल्ड वाला, सामने वाला सोच रहा है कि वो घर परचेज कर रहा है न्यू वाला। इसमें क्या है, दोनों जो पार्टीज हैं उनके वो दोनों अग्री नहीं कर रही है सेम थिंग इन द सेम सेंस पे। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं हो पाएगा, वो क्या होगा, नॉट एनफोर्सिएबल होगा। ओके, कंसेंट मस्ट ऑल्सो बी फ्री। सेक्शन नंबर 14 प्रोवाइड करता है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। ओके, सो गाइस ये सब जो है ना आपका चैप्टर नंबर 3 में आएगा मोस्ट प्रोबेबली, मतलब अभी नहीं आएगा, इसको हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल के अंदर। कोएरिजन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको ना बेसिक टर्म्स का मतलब नहीं पता अभी तक। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल ओके ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, तभी आई नॉट अभी फोकस ऑन दिस पार्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। देखो कुछ ना कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, जो लीगली कॉम्पिटेंट है करने से। ठीक है, अब कौन कौन होता है लीगली कॉम्पिटेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट, मैंने बोला एक्सेप्ट, मतलब कुछ एक्सेप्शंस है इसकी। एवरीवन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट अ माइनर। माइनर कौन होता है, माइनर होता है अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड 18 years of age। ठीक है, वो होते हैं माइनर। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, persons disqualified by law by any other law such as alien enemies are incompetent to contract। इसका मतलब क्या हुआ, हर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है एक्सेप्ट ये 3-4 लोग जो मैंने बताया ना आपको। इसका मतलब देखो ये होता है कि आगे समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ एलियन एनिमीज कौन होते हैं। ठीक है, एलियन एनिमीज होते हैं अ पर्सन
हु इज ओइंग एलिजेंस टू एन एनिमी स्टेट, मतलब कि दो कंट्रीज हैं, ठीक है, दो कंट्रीज में क्या हुआ, वॉर डिक्लेयर हो गई। जो जिसके साथ वॉर हुई है उसका कोई बंदा है जो यहाँ पे आके रह रहा है, ठीक है, दो कंट्रीज थी, दोनों के बीच में ना वॉर डिक्लेयर हो गई। इस कंट्री जिसके साथ वॉर हुई है उसका जो कोई बंदा है वो यहाँ पे आके रह रहा है। अगर वो रह रहा है मतलब कि हमारे लिए वो कौन हो गया, हमारे लिए हो गया एलियन एनिमी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, अगर हम कभी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं ना, और अगर हम बाय चांस कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेते हैं माइनर के साथ या फिर इन लोगों के साथ, तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वॉइड अब इनिशियो या वो वॉइड होंगे। इनका मतलब क्या होता है, देखो, वॉइड अब इनिशियो मीन्स वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से ही वो वॉइड थे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, अगर ये वॉइड थे मतलब कि ये कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकते, ठीक है। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिन केसेस में क्या होगा कि इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वैलिड हो जाएंगे कुछ केसेस के अंदर, अभी हम आगे आके पढ़ेंगे वो, ठीक है, अभी नहीं है आपके, अभी इस चैप्टर के अंदर आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। सेक्शन नंबर 25 प्रोवाइड करता है कि कोई भी अग्रीमेंट जो कि एंटर हुआ है विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक है। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो पढ़ेंगे आगे जाके, अभी इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर कोई भी दो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं तो दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। अगर ए ने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं तो बी को पे तो करना पड़ेगा किसी भी केस के अंदर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब कुछ होना चाहिए दोनों पार्टीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सेक्शन नंबर 25 प्रोवाइड्स दैट एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक है, मतलब कि वो कोर्ट में जाके उसको एनफोर्स नहीं कर सकते। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी जो कि आगे जाके पढ़ेंगे। द एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन मेक्स अ प्रॉमिस ग्रैटिटियस, मतलब होता है ना कि दया भाव से करा हमने, उसको बोलते हैं ग्रैटिटियस। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि ये देखो, ग्रैटिटियस का एग्जाम्पल क्या होता है, अगर जैसे मैं कहीं जा रही थी, मैंने अपनी ना अपने डॉग को किसी के घर पे रख दिया, ठीक है, और जब मैं वापस आई मैंने उसको ले लिया डॉग को, इसका मतलब क्या है कि जो इससे जो सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं ये ग्रैटिटियस है, मतलब कि उसको कुछ मिला नहीं इससे, ठीक है, मतलब मैंने अपने फ़ायदा के लिए उसके घर पे डॉग रख दिया, जब मैं वापस आई उस जगह से मैंने उसको डॉग को ले लिया, अपने डॉग को वापस, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ग्रैटिटियस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, मतलब दया भाव से किया हुआ विदाउट एनी मॉनिटरी बेनिफिट, उसको बोलते हैं। ओके, इसका मतलब ये प्रॉमिसेस कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं हो सकते। नाउ व्हाट इज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन को लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, जैसे होता है ना एड इडियम, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड, अग्रीमेंट ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, वैसे इसका नाम होता है क्विड प्रो क्यो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। Now next, consideration may consist of payment of money, delivery of goods, a certain act or a promise to do or to refrain from doing an act. मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको लास्ट क्लास के अंदर कि कोई डांस कंपटीशन है, दूसरी पार्टी ने अग्री कर लिया कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, उसके लिए उसको कंसिडरेशन देंगे, तो ये क्या था, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग, कंसिडरेशन दे रहे हैं लेकिन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। लेट मी जस्ट रिपीट दैट एग्जाम्पल। दो पार्टीज थी, ठीक है, दोनों बहुत अच्छे डांसर्स थे, ठीक है, और एक हो रहा था डांस कंपटीशन। अब अगर दोनों पार्टीज करती ना पार्टिसिपेट तो एक के जो है ना चांसेस और विनिंग बड़े कम हो जाते, ठीक है, कम हो जाते। इन्होंने क्या किया, ए ने क्या किया, इसको कंसिडरेशन पे कर दी कि तू डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही मत करिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसने कंसिडरेशन पे करी टू रिफ्रेन हिम फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं कि कंसिडरेशन पेड टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज दैट कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट, ऐसे कैसे हो सकता है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट कि कंसिडरेशन कब हो सकती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। सी, अगर आप कभी किसी शॉप पे गए, ठीक है, आपने उसको कहा कि अंकल मेरे को ना बुक चाहिए,
उसने कौन सी बुक चाहिए, मेरे को बुक चाहिए बिजनेस लॉ की, ठीक है। उसने बोला बेटा अभी तो है नहीं बुक, मैं मंगा दूंगा, ठीक है, बट आपको पहले पैसे पे करने पड़ेंगे उसके लिए, ठीक है। आपने बोला ओके कितने की बुक है, उन्होंने कहा 300 की बुक का है कैसे, उन्होंने 300 रुपीज़ आपसे ले लिए, बुक आपको देंगे 3 to 4 डेज के बाद, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कंसिडरेशन आज पे कर दी, लेकिन आपको मिलेगा कब, कंसिडरेशन इन रिटर्न कब मिलेगी आपको, आफ्टर 3 to 4 डेज, मतलब आपने कंसिडरेशन पे कर दी पास्ट के अंदर, ठीक है। इन द सेम केस आप गए शॉप ओनर के पास, आपने कहा मेरे को बुक चाहिए, उसने कहा ये लो बुक, आपने दिए पैसे, उसने दी बुक, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कंसिडरेशन होगी प्रेजेंट, ओके। अब फ्यूचर में क्या होगा, सोचो, आप गए लेने के लिए बुक, आपने बोला मेरे को बुक दे दो, उसने कहा ठीक है ये लो बुक, अब मेरे पैसे तो है नहीं, ना ही मतलब अभी है ही नहीं पैसे, ठीक है, बाद में पे कर दूँ, कह रहा ओके कर देना। आप बुक लेके आ गए, अपने पैसे पे ही नहीं करे, मतलब कंसिडरेशन क्या होगी, जब आप पे करोगे कंसिडरेशन होगी फ्यूचर के अंदर, ओके। इट नीड नॉट बी एडिक्वेट, ठीक है। देखो भाई कंसिडरेशन होता है ना, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे कि अगर आप 10 लाख की डील 100 में कर रहे हो, तो ये एक हो सकता है पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ना होने का, लेकिन अगर आप 10 लाख की डील 9 लाख पे कर रहे हो, तो डैट मीन्स कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, ठीक है। अगर आपने होता ना, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तब ये पॉइंट बन सकता है कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होने का, लेकिन अगर मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है 19-20 का, तो इतना कोई ध्यान नहीं देगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, ओके। इट मस्ट बी रियल एंड वैल्यूएबल इन द आइज ऑफ लॉ। ये नहीं होना चाहिए कि आप दोनों पार्टीज एंटर कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ओपीएम सेल करने का, ठीक है, तो ये क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, ओके। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब है नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। कुछ ना ऑब्जेक्ट है जो कि लॉ की तरफ से फॉरबिडन है, ठीक है। वो क्या होते हैं, जैसे कि अगर कोई भी आपने कुछ भी करा एंड उसका नेचर ऐसा है कि अगर उसको हमने कर दिया ना एप्लीकेबल, तो वो डिफीट कर देगा कोई प्रोविजन ऑफ लॉ। फ्रॉडुलेंट है, इन्वॉल्व करता है इंजरी या प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। आप दोनों ने पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, आपने बोला कि मेरे को देखो 2 पार्टीज थे, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, इसने बोला कि आपको ना सी का मर्डर कराना है, आई विल पे यू 20 लाख रुपीज़। आपने बाई चांस कर भी दिया सी का मर्डर, इस केस में क्या होगा, ये वाला प्रॉमिस जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एनफोर्स ही नहीं हो सकता, ये क्या है, इट इन्वॉल्व इंजरी टू द अदर पर्सन, ठीक है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने अलाउड नहीं है। आप ओपीएम के से डील कर रहे हो, आप ड्रग्स की डील कर रहे हो, तो ये सारे क्या हैं, इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, इसलिए सब एनफोर्स नहीं हो सकते, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ए प्रोमिसेस टू बी टू ड्रॉप अ प्रोसिक्यूशन विच ही हैज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी, एंड बी प्रोमिसेस to restore the value of things taken, the agreement is illegal as the object is unlawful being opposed to public policy, okay. next 7th गाइस, कुछ ना कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि गवर्नमेंट की साइड से एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है, ठीक है। इनकी एक्सप्लेनेशन आगे जाके पढ़ेंगे, अभी के लिए ये समझ लो कि कुछ अग्रीमेंट्स हैं जो कि वॉइड है, जो कि आप कर ही नहीं सकते, उसमें आप एंटर ही नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, 2 मेजर लोगों को मैरिज करने से रोकना, ठीक है। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड करने से रोकना। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी को लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करने देना। अनसर्टन अग्रीमेंट्स, जो सर्टन नहीं है। वेजिंग अग्रीमेंट्स, ये सब में एंटर करना क्या है, वॉइड है, इसमें आप एंटर नहीं कर सकते। अगर वॉइड है मतलब कि ये एग्रीमेंट्स क्या है, कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं कर सकते आप, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। ए एंड बी अग्री दैट इफ इट रेन्स टुडे ए विल पे 100 वरना बी विल पे 100 रुपीज़। ये क्या है, वेजिंग अग्रीमेंट्स है। मैंने बोला अभी ये क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, ओके। द टर्म्स शुड बी सर्टन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ, ए और बी दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे कि ए ऑयल सेल करेगा और बी पैसे देगा,
लेकिन कौन सा ऑयल ये तो बताया ही नहीं। इतने टाइप के ऑयल होते हैं, किस ऑयल की आपको अग्रीमेंट करना है, कौन सा ऑयल सेल करना है, कौन सा आपको परचेज करना है, ये बताया ही नहीं। ये क्या है, कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन है ही नहीं। कैसे करेंगे इसको हम, ठीक है। ए अग्रीज टू सेल 100 tons of oil and the agreement does not specify the type of oil agreed to be sold. Agreement being uncertain cannot be enforced. Okay. अब देखो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कोई भी आप एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो तो वो पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्मेंस के लिए। आप लोगों ने एग्रीमेंट में एंटर किया कि ए लिख के दिखाएगा 100 पेजेस इन जस्ट 1 मिनट, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 100 पेजेस लिखना 1 मिनट में पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही दोनों ने अग्री किया कि वो डिस्कवर करेगा ट्रेजर बाय मैजिक, पॉसिबल ही नहीं है। और दो स्ट्रेट लाइंस को मीट करा देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दोनों क्या है, ये अग्रीमेंट्स है टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। ये कोर्ट में जाके कभी भी एनफोर्स नहीं हो सकते। ओके, लास्ट लीगल फॉर्मेलिटीज। देखो अब क्या होता है ना, जैसे कुछ कुछ ना कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि लिखने मतलब लिखे होने चाहिए। हमने क्या पढ़ा था, अग्रीमेंट्स कैन बी ओरल, रिटन और इवन इम्प्लाइड, ठीक है। लेकिन कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं जो कि रिटन होने चाहिए, राइटिंग होने चाहिए, प्रेजेंस में होने चाहिए एक विटनेस के, रजिस्टर्ड होने चाहिए लॉ के साथ, तभी वो एनफोर्स हो पाएंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, ए ने अग्री किया बी को फ्लैट सेल करने का, द अग्रीमेंट ओरली एग्री किया, ठीक है। तो ये क्या है, अनएनफोर्सेबल है, क्योंकि दोनों पार्टीज ने इसको राइटिंग में नहीं करा, ठीक है। Therefore, an agreement must comply with necessary legal formalities as to writing, registration, stamping, etc. Okay, तभी वो हो पाएंगे enforceable. Okay guys, so अभी तक यहाँ तक ये रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका ये वाला। Okay, so thank you so much guys for watching our video. If you liked our video, do give it a big thumbs up, subscribe to our channel and see you in the next video. Thank you.